नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं सुरेश कुमार मिठारवा। आज के वीडियो में हम आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपातकाल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। हमने बताया था आपातकाल के 3 प्रकार। उनमें पहला राष्ट्रीय आपातकाल 352, जिसके बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। आज हम आपातकाल के सेकंड प्रकार, जिसे राष्ट्रपति शासन या राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के अंदर अनुच्छेद 356 के तहत जो शासन लगाया जाता है उसे राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम से जाना जाता है। यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाता है। तो इनकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। नंबर 1, राज्यपाल की रिपोर्ट पर। राज्यपाल लिखित में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है कि अमुक राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा, इसलिए वहाँ पर अनुच्छेद 356 लागू किया जाए। नंबर 2, केंद्र के द्वारा जो राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाते हैं। केंद्र में दूसरे दल की सरकार होती है, राज्यों में दूसरे दल की सरकार होती है, तो राज्य सरकारें उनके निर्देशों का कई बार पालन नहीं करती और लागू नहीं करती है तो उसमें विफल हो जाती है। तो उस समय भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अमुक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 355 में ये प्रावधान किया गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। अगर किस राज्य में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति को लेकर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। कई बार जब राज्यों में गठबंधन की सरकार होती है, कुछ समय के लिए चलती है, फिर गठबंधन टूट जाता है, तो वो राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पाता। उस समय भी राज्य में 356 लागू होता है। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद अमुक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की घोषणा के बाद संसद द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है। हमने पहले पढ़ा कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, संसद 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन करती है, वो भी 2/3 बहुमत से। लेकिन अनुच्छेद 356 का अनुमोदन या राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद को 2 माह के भीतर करना पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन 1 माह में और राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 2 माह में। तो यहाँ ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन 1 माह में संसद को करना पड़ता है और राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 2 माह में करना पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद के 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में संसद के सामान्य बहुमत अर्थात आधे से अधिक सदस्यों के अनुमोदन करना होता है। जब संसद राष्ट्रपति शासन का एक बार अनुमोदन कर देती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह तक लागू रहता है और इसे बार बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 अधिकतम सीमा इसकी 3 वर्ष है, इससे ज़्यादा लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन पंजाब में यह 5 वर्ष तक लागू किया गया था। यह इसका एक अपवाद है, क्योंकि जब पंजाब में
5 वर्ष तक इसे लागू किया गया तो वो संविधान में संशोधन करना पड़ा। 68वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। तो संसद 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। अनुमोदन सामान्य बहुमत से, एक बार अनुमोदन से आपातकाल 6 माह तक, और इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष तक भी तभी बढ़ाया जा सकता है जब राज्य में चुनाव होने की स्थिति नहीं हो या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग यह अनुशंसा कर दे कि राज्य में स्थिति अभी तनावपूर्ण है, चुनाव संपन्न नहीं हो सकते, तभी इसे बढ़ाया जा सकता है। और इसका अपवाद मैंने बताया, पंजाब जहां अब तक अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए इसे लागू किया गया था। अब प्रश्न बनता है आपातकाल का प्रभाव। अनुच्छेद 356 या राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव पड़ता है? जब राज्य में अनुच्छेद 356 लागू होता है तो पहली बात, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद भंग कर देता है, मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है, लेकिन विधानसभा भंग नहीं होती। विधानसभा को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। कई बार क्या हुआ, कई राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो विधानसभा को भी भंग कर दिया जाता था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो अब यह प्रावधान है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, विधानसभा भंग नहीं होती। एक चीज। दूसरी, राज्य कार्यपालिका से संबंधित सारे काम राष्ट्रपति के हाथ में चले जाते हैं। सभी निर्णय राष्ट्रपति स्वयं करता है या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से। तो सारे काम राष्ट्रपति की देखरेख में होते हैं। या तो ये काम वो राज्यपाल को सौंपता है या फिर एक किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, वही उसके काम का देखरेख करता है। राज्य की संपूर्ण विधायी शक्तियां संसद, विधायी और वित्तीय शक्तियां संसद के हाथ में चली जाती हैं। विधि निर्माण के संबंध में या यूं कहे राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ एक नोट करने लायक विषय है कि जब राज्य में अनुच्छेद 356 लागू होता है तो विधायी, वित्तीय सारी शक्तियां राष्ट्रपति और संसद के पास चली जाती हैं, लेकिन उच्च न्यायालय की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं जाती, उच्च न्यायालय के पास ही रहती है। इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। इसके साथ साथ जब देश में हमने पढ़ा 352 लागू होता है तो नागरिकों के अनुच्छेद 19 मूल अधिकार जो स्वतंत्रता है स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। शेष अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, लेकिन जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो नागरिकों के मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस मूल अधिकारों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। तो प्रश्न बनता है कौन से आपातकाल में नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती होती है? तो अनुच्छेद 352। अगला आता है राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति स्वयं करता है और राष्ट्रपति आपातकाल को राष्ट्रपति ही वापस लेता है। इसमें संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। अब आगे प्रश्न आता है कि इसकी व्यवहारिक स्थिति देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अर्थात अनुच्छेद 356 का प्रयोग 20 जून 1951 में किया गया, पेप्सू पंजाब। क्योंकि उस समय पंजाब राज्य नहीं था, पंजाब को पेप्सू नाम से ही जाना जाता था। तो भारत में अनुच्छेद 356 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 20 जून 1951। कौन से राज्य में? पेप्सू वर्तमान पंजाब में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जाता है कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लंबी अवधि तक रहा? तो अपन कहेंगे पंजाब, लगभग 5 वर्ष। अगला प्रश्न पूछते हैं सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कहाँ किया गया? तो वह राज्य मणिपुर है, जहां अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 10 बार किया गया, और उससे कम केरल में
9 बार राष्ट्रपति का शासन का प्रयोग किया गया। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, भारत के कौन से राज्य में अब तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया गया? तो वो 2 राज्य हैं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, जहां अनुच्छेद 356 का एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया। आगे प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग या राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? तो दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार अब तक लग चुका है। दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं क्रम से कि कौन सा राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन 4 बार लगे उनकी तिथि बताइए। तो राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा, कुल 42 दिन तक। ये राष्ट्रपति शासन, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद के समय लगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, जब भारत राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन था? तो डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय राज्यपाल थे। यह भी पूछा जाता है कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा तो किस मुख्यमंत्री को पद से हटाया गया या तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे। ये पहला राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा। राजस्थान में जो 4 राष्ट्रपति शासन लगे उनमें सबसे कम अवधि का यही शासन माना जाता है। नंबर 2, दूसरा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 29 अगस्त 1973 से 22 जून 1977 तक लगा, अर्थात लगभग 4 वर्ष, 3 वर्ष 10 माह है, अर्थात लगभग 4 वर्ष के लिए लगा। यह उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे सरदार जोगेंद्र सिंह। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन था? तो सरदार जोगेंद्र सिंह उस समय राजस्थान का राज्यपाल था। सरदार जोगेंद्र सिंह के समय द्वितीय राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लागू हुआ। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव सिंह जोशी थे, जिन्हें बर्खास्त किया गया। नंबर 3, तीसरा राष्ट्रपति शासन 16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 के बीच लगा। ये लगभग 100 दिन का लगा। उस समय राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। रघुकुल तिलक के समय तीसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया और भैरों सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त किया गया। चौथा राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 के लिए लगा। उस समय राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चेन्नारेड्डी थे और भैरों सिंह सरकार को बर्खास्त किया गया। तो दोस्तों, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। पहला राष्ट्रपति शासन 1967, दूसरा 73, तीसरा 80, चौथा 92। सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन दूसरा, सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन पहला, और 2 बार भैरों सिंह सरकार को बर्खास्त किया गया, तीसरे और चौथे में। पहले में मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरे में हरदेव जोशी। तो यहाँ बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, कब कब लगा, किस समय कौन राज्यपाल था, किस मुख्यमंत्री की सरकार को बर्खास्त किया गया, कौन सी की अवधि सबसे लंबी थी, किसकी अवधि सबसे कम थी। तो अनुच्छेद 356 राजस्थान में अब तक 4 बार लगा। अब आगे पढ़ेंगे कि भारत में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए सभी ने प्रधानमंत्री हुए सभी ने राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग भी किया, उपयोग भी किया। तो अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक बार प्रयोग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही लगभग 45 बार इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया।
तो ये प्रश्न बनता है कि कौन से प्रधानमंत्री के शासनकाल में 356 का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ विवाद 1994। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट बात है। एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ विवाद मार्च 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है उसकी संवैधानिकता की स्थिति के आधार पर न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है, क्या राष्ट्रपति के द्वारा लगाए गए 356 की न्यायिक जांच की जा सकती है? तो हम कहेंगे इसकी न्यायिक जांच की जा सकती है अगर वो न्यायोचित नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ विवाद मार्च 1994 में कही। अब तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। पहला आपातकाल हमने राष्ट्रपति शासन 356, दूसरा आपातकाल राष्ट्रपति शासन 356। पहला आपातकाल हमने पढ़ा राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल 352, दूसरा पढ़ा राष्ट्रपति शासन 356, तीसरा है वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति को जब वह पता चले जब देश की वित्तीय स्थिति खराब हो, देश की साख खतरे में हो, तो राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। जैसे हाल ही में कोविड-19 के तहत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सुझाव मांगा था, क्या देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए लॉकडाउन के समय। तो ये वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होता है तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर ही घोषणा की जाती है। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो उस तारीख से 2 माह के अंदर संसद साधारण बहुमत से वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन करती है। वही प्रक्रिया जो राष्ट्रपति शासन में अपनाई गई थी, अर्थात 356 और 360 की समान प्रक्रिया है। एक बार अनुमोदन के बाद इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 356 में 6 माह के लिए, लेकिन यहाँ अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 की घोषणा कब की जाती है? जब देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। जब देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं? नंबर 1, राज्य की सभी वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। वित्तीय शक्तियों के संबंध में राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं कर पाती। दूसरा, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन और भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। नंबर 3, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी कटौती की जा सकती है वित्तीय आपातकाल के दौरान। तो यहाँ प्रश्न बनता है, क्या एक बार न्यायाधीश बनने के बाद क्या उसकी वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है? तो कहेंगे की जा सकती है, केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान, वो भी राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद। इसके साथ साथ 1991 में भी देश की आर्थिक स्थिति संकट में थी, गंभीर वित्तीय संकट था, लेकिन उस समय भी भारत में आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। तो अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है तो न्यायपालिका अपनी संतुष्टि के लिए इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अर्थात तीनों ही आपातकाल, चाहे
राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वित्तीय आपातकाल, सभी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। तो हमने तीनों प्रकार के आपातकाल का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि कौन कौन से विधेयक होते हैं जिनमें से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। कि भारत में सभी विधेयक लगभग संसद में सीधे ही पेश किए जाते हैं, लेकिन कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। नंबर 1, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि संसद राज्य के नाम को बदल सकती है, उसकी सीमा को बदल सकती है, विभिन्न राज्यों से नए राज्य का गठन कर सकती है। तो ये काम संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कर सकती है। अनुच्छेद 117, धन विधेयक या संचित निधि से अगर कोई पैसे खर्च किए जाते हैं तो संसद में अगर कोई कानून विधेयक आता है तो वह विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाएगा। कराधान से संबंधित विधेयक, नया कर लगाना हो या पहले से जो कर है उसमें कटौती की जानी है या समाप्त करना है, यह भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। इसके साथ साथ राज्य सरकार व्यापार से संबंधित कोई कानून बनाती है जिससे केंद्र और राज्य के व्यापारिक स्वतंत्रता को सीमित हो रही हो या उसमें किसी प्रकार की कटौती हो रही हो, तो भी यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है। भारत में जो राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो ब्रिटेन से ली गई। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया भारत में चलती है ये अमेरिका से ली गई। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आयरलैंड से ली गई। तो ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भारत राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कौन से देश से संबंधित है। ब्रिटेन से। राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया आयरलैंड से। तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।